हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ की इंडियन पॉलिटी सीरीज। पिछले वीडियो में अपन ने पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है उसे कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में अपन डीपीएसपीस यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। अब आप नाम से ही समझिए, नाम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नाम में क्या लिखा है? डायरेक्टिव, यानी कि ये एक तरीके से निर्देश हैं जो किसे दिए गए हैं? स्टेट को दिए गए हैं संविधान के द्वारा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे निर्देश दिए गए हैं स्टेट को जो कि स्टेट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने फ्यूचर एक्ट्स में, प्रिंसिपल्स में। यानी कि एक बात आप समझिए, जहां तक फंडामेंटल राइट्स की बात है तो वो क्या है? वो एक तरीके से राइट दी गई है, वो अभी प्रेजेंटली इंप्लीमेंटेबल फॉर्म में दिया गया है। बट यदि आप बात करते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो ये कहा गया है कि जैसे जैसे स्टेट की कैपेसिटी बढ़ेगी तो अपनी कैपेसिटी में ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक, या एक शब्द में बोले तो वेलफेयर प्रिंसिपल्स जो हैं स्टेट के, वो जैसे जैसे स्टेट डेवलप होगा इन प्रिंसिपल्स को लागू करते जाएगा। यही मतलब है, ऐसे वेलफेयर प्रिंसिपल्स धीरे धीरे स्टेट अपनी क्षमता के अनुसार आगे जैसे जैसे डेवलप करेगा इनको फ्यूचर में लागू करेगा। यानी कि ये एक तरीके से फ्यूचर डायरेक्टिव्स हैं जो हमारे संविधान के मेकर्स लोगों ने आगे आने वाली सरकारों के लिए, पार्लियामेंट के लिए दिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपन से इससे एमसीक्यूज की मदद से। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल? कौन सा पार्ट है? तो अपन ने पिछले पार्ट में क्या देखा था? पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। वहीं अगले वीडियो में अपन बात करेंगे 4A के बारे में जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। सो अभी के लिए आंसर हो जाएगा पार्ट 4। नेक्स्ट और आर्टिकल्स हो जाएंगे 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन्ड। वेलफेयर स्टेट मतलब कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये मतलब होता है, यानी कि हमारा संविधान कहता है कि लोगों के सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग के बारे में भी बात करो। तो जहां पर प्रियम्बल तो ओवरऑल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स अपन ने क्या बात किया था? पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करता है। पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि इक्वालिटी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस तरीके की पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसकी बात करता है? सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में, और यही होता है वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट की कौन बात करता है, कौन कल्पना करता है कि भारत एक उन्नत वेलफेयर स्टेट होगा? वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडिया का ये जो प्रिंसिपल है कहां से बोरो किया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश लोगों ने उसके पहले स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। लेकिन फॉर अस आंसर क्या होगा? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने डीपीएसपी को बोरो किया है। नेक्स्ट यदि आप देखोगे, ये जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो संविधान की फिलॉसफी है, संविधान क्या क्या चाह रहा है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि कैसी पॉलिटिकल राइट्स देना चाह रहा है और कैसी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स देना चाह रहा है, ये हमारा संविधान बताता है। इसी वजह से इसे फिलॉसफी कहते हैं। और यदि आप देखोगे, ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि जैसे अपन ने फंडामेंटल राइट्स में देखा था, फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल नंबर 32। इसमें अपन ने क्या देखा था कि ये सारी की सारी राइट्स एनफोर्सेबल हैं, यानी कि किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो जिस पर्सन की राइट्स एग्रीव्ड हुई है वो आर्टिकल 32 के अंदर सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है तो कोई भी अदर कोर्ट जाने के भी ऑप्शंस हैं उसके पास। तो ये है जस्टिशिएबल नेचर। बट जो डीपीएसपी है ये सिर्फ एक डायरेक्टिव है, इनको आप केस नहीं कर सकते। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 44 में बोलता है कि हमारे कंट्री जो है, संविधान जो फ्यूचर में एस्पायर करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, यानी सारे धर्म के लोगों का सिविल
रेगुलेशन सारे एक समान होंगे। बट अभी तक 1950 से लेकर अभी तक ये यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो क्या मैं इसको लेके कोर्ट में केस कर सकता हूं कि सारे सारे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स फेल हो गए हैं यूसीसी को इंप्लीमेंट? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये खुद लिखा गया है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है। जैसे क्षमता आएगी, जैसे सिचुएशन सही होंगी, तब इन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो प्रश्न उठता है, यदि ये जस्टिशिएबल नहीं है तो इन्हें क्यों लिखा गया है हमारे संविधान में? रीजन बिंग है क्योंकि ये एस्पिरेशन दिखाती है कि कहां भारत के संविधान की राइट्स फ्यूचर में इवॉल्व होना चाहिए। यदि कभी भी सरकार को, कोर्ट को कोई कंफ्यूजन होता है कि हमारे संविधान मेकर्स कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, कैसी राइट्स देना चाहती हैं, तो उन सब के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक गाइडलाइन है कि ऐसे हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये सारी राइट्स को अपन एक एक आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां पर लिस्ट 1 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और लिस्ट 2 में दिया है कौन से आर्टिकल्स हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ये है आर्टिकल 40 में मेंशन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आर्टिकल 44 में मेंशन है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये है आर्टिकल 48 पर। और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये है आर्टिकल 50। ध्यान रखिएगा, इसमें बेसिक के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इस सेक्शन में याद करने पड़ेंगे। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको तो डेफिनेटली याद करिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आर्टिकल 40 अभी अपन ने देखा क्या है, विलेज पंचायत की बात करता है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, कौन से प्रोविजन में कहा गया है? तो क्या प्रियम्बल में कहा गया है? नहीं कहा गया है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है? अभी अपन ने देखा। ये कौन से में कहा गया? आर्टिकल 50 में कहा गया है। 7 शेड्यूल में भी नहीं कहा गया है। तो दिस इज इट। तो अब अपन एक एक करके इंपॉर्टेंट तो देख लिए हैं, बट जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे, ताकि कुछ कुछ क्वेश्चंस यदि इन डेप्थ डीपीएसपी से कॉन्स्टिट्यूशन के बीच से भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो अपन कवर कर सके। तो सबसे पहले है आर्टिकल नंबर 38। ध्यान रखिएगा, ये सिंपल क्या बोल रहा है, स्टेट एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाने की कोशिश करे। ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपन ने बात किया था, यहां पर क्या है, वेलफेयर प्रिंसिपल, यानी कि सोशली क्या एम होगा गवर्नमेंट का, ये इस बात को एम्फेसाइज करेगा। तो एक ऐसा सोशल ऑर्डर सरकार एस्पायर करेगी फ्यूचर में जो इनकम की, स्टेटस की और अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज को हटा सके, यानी कि कोई भी इनइक्वालिटी फ्यूचर इंडियन सोसाइटी में ना हो, ऐसा हमारा संविधान मेकर्स ने चाहा था। इसमें जो इनकम है के अलावा जो प्रोविजंस हैं वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए थे। सिमिलरली आर्टिकल 39 अपन देखेंगे तो ये भी ऐसे ही प्रिंसिपल्स की कुछ बात करती हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? जैसे यदि मेन और विमेन काम करते हैं तो दोनों को इक्वल पे मिलनी चाहिए। यदि चिल्ड्रन हैं तो चिल्ड्रन को एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए कि वो हेल्दी तरीके से डेवलप कर सके। सिमिलरली हर सिटीजन को एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए। आप समझ रहे हो, एक एक प्रोविजन याद नहीं करना है आपको। आप समझो ये क्या दिखा रहा है, ये एस्पिरेशन दिखा रहा है कि भविष्य में 1950 की सिचुएशन इमेजिन करो जहां बेहद गरीबी, बेहद दरिद्रता थी। तो वहां पर क्या थे, संविधान मेकर्स ने ऐसा सोसाइटी को, ऐसी इंडियन कंट्री को इमेजिन किया जहां पर ये सारे फीचर्स हो कि जो चिल्ड्रन हैं उनको क्या हो, किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, किसी भी तरीके का। ये सब सोचो आप, उस समय लिखा गया है। एक एक प्रोविजन याद नहीं रखना है, बेसिक क्या याद रखना है, एस्पिरेशंस की बात है, और क्या है, कैसे कैसे कि इक्वल पे मिले, अब बच्चों को डेवलपमेंट का मौका मिले, और क्या होगा, कोई बच्चों को एक्सप्लॉइट ना कर सके। इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं जो सोशली ओरिएंटेड है, वो कहां पे है, डीपीएसपी आर्टिकल 38, 39 में मेंशन है। नेक्स्ट आप बात करोगे 39A। 39A में क्या होता है कि फ्री लीगल एड मिलेगा, यानी कि किसी भी कारण, इसमें लिखा है ड्यू टू इकोनॉमिक कारण, यानी कि कोई गरीब हो या किसी अदर फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि भारत का जस्टिस सिस्टम उसे न्याय ना दिला पाए। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था।
यानी कि सरकार ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस करेगी, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे लॉज बनाएंगी जिसके तहत सारे के सारे गरीब वर्गों को भी, सबसे पिछड़े वर्गों को भी फ्री लीगल एड मिले। ये 39A की बात करता है। तो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज अ वायलेशन ऑफ, अभी अपन ने देखा 38 में क्या बात किया है, इनकम इनइक्वालिटीज को कम करने का। 39 में क्या बात किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पूरे के पूरे सोसाइटी में ऐसा हो कि वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए अच्छा रहे, कंट्री के लिए अच्छा रहे। तो ये दोनों कौन सी बात कर रहे हैं कि इनकम किसी के पास कॉन्सेंट्रेट ना हो। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विथ रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको नलसा बोलते हैं। ये बेसिकली क्या हुआ था, एक एक्ट पास हुआ था, उसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहां पर अभी अपन ने क्या पढ़ा, आर्टिकल 39A क्या बोला, 39A में फ्री लीगल एड, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको फ्री लीगल एड मिलेगा। तो उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये एक नालसा बॉडी को बनाया गया था। तो देखते हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन, यानी कि गरीब वर्गों को, पिछड़े वर्गों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। बिल्कुल सही है। इट इशूज गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज टू इंप्लीमेंट लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। ठीक है, तो ये बात भी सही है। नेशनल बॉडी हमेशा स्टेट बॉडी को पॉलिसी या गाइडलाइंस देके हेल्प करती है। आंसर क्या होगा, 1 और 2 बोथ। तो ये जो बॉडी है कब बनी थी, ये बनी थी 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर। ये क्या करते हैं, इंडिया भर में लोक अदालत ऑर्गेनाइज करते हैं। लोक अदालत एक तरीके से कैंप्स होते हैं जहां पर केसेस को जल्दी डिस्पोज किया जाए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट से भी रिजॉल्व किया जाए और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से भी सारे केसेस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब आर्टिकल 40 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन ने देखा है ये विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है। तो क्या लिखा है संविधान में कि जो हमारा जो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगा, उन्हें इतना फंड और पावर की तरह देगा कि बेसिकली ये एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट की तरह विलेज पंचायत फंक्शन कर सके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू रिसीव पब्लिक असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट अंडर आर्टिकल 41। अब आर्टिकल 41 क्या बोलता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। अब ध्यान रखिएगा, राइट टू वर्क इंडिया में है नहीं अभी, लेकिन बोला क्या जा रहा है कि फ्यूचर में ऐसा अपनी क्षमता के हिसाब से इंडिया क्या करे, ये सारी राइट्स सभी को दे दे। तो हमारे संविधान में पर्टिकुलर कुछ सेगमेंट्स को लिखा गया है जो ये राइट्स दे। कौन कौन से हैं वो सेगमेंट, वो है एल्डरली, वो है अनएम्प्लॉयड और वो है इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज, यानी कि फिजिकल टाइप की डिसेबिलिटीज हो। तो दिस आर द पीपल जो मेंशन किया गया है। तो आंसर वुड बी बी। तो आप देखोगे कौन कौन सी दिया है, अनएम्प्लॉयड, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी एंड अनडिजर्व्ड वांट्स, यानी कि जिनकी नीड्स पूरी ना हो, जो एक्चुअल नीड्स हैं वो भी वो पूरी ना कर पा रहे हो, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उतने गरीब हो तो उन सबको यहां पर दिया जाए। ये 41 आर्टिकल में लिखा गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 42 में, जैसे कि यहां पर मैटरनिटी बेनिफिट की बात की गई है और एक ह्यूमन कंडीशंस, मतलब काम करने के लिए अच्छा माहौल मिले, वर्क कंडीशंस ह्यूमेन रहे। 43 अपन बात करें, फिर से ह्यूमेन कंडीशंस की बात करें हैं, जैसे कि लिविंग वेज, वेज इतनी मिले कि ना सिर्फ उनका खाना पीना हो बल्कि अच्छे तरीके से वो जी सके। आपको याद है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी की अपन बात किए थे, ये उसकी बात कर रहा है, एक अच्छी लाइफ जी सके, लिविंग वेज उसे कहते हैं। नेक्स्ट 43A, यानी कि 43A को भी आप देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी। और आप इसमें देखोगे कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया जाए। ऐसा क्यों किया जाए, ताकि क्या होगा कि उनका पार्टिसिपेशन यदि बढ़ता है तो उनकी राइट जो फ्रेमवर्क है वो बेटर अंडरस्टूड हो सकेगा। दिस इज 43A। ऐसा ही 43B यदि आप देखोगे तो इसे ये रिलेटेड है कोऑपरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट में, यानी कि जो कोई भी कोऑपरेटिव, यदि आपको याद होगा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में फ्रीडम ऑफ कोऑपरेटिव बनाना आर्टिकल 19 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी समय एक नया प्रोविजन 43B भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि स्टेट क्या करे, कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करे। दिस इज द बेसिक। 44 देखा है अपन ने, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड और जनरल लोगों को एजुकेशन से और अर्ली चाइल्डहुड केयर की फैसिलिटीज दे।
अब इसमें भी यदि आपको याद होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपन ने पढ़ा था, याद है अपन ने पढ़ा था, आर्टिकल 21A इनकॉर्पोरेट किया गया है। 21A में क्या कहा गया था कि जो कोई भी 6 से 14 साल का बच्चा है उसे जरूर से जरूर क्या दिया जाएगा, कंपलसरी राइट टू एजुकेशन दिया जाएगा। उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कहा था कि जो लेस देन 6 इयर्स हैं उनको अर्ली एजुकेशन दिया जाएगा, ये भी कहा गया था। तो क्या कहता है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स विद रिगार्ड्स टू द स्टेट्स रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी स्टेट अपनी क्षमता के हिसाब से जितनी हो सके अंडर 6 लोगों को अर्ली एजुकेशन फैसिलिटी देने की कोशिश करे। तो आंसर वुड बी इट कॉन्स्टिट्यूशनली रेनफोर्स स्टेट ऑब्लिगेशन टू, तो डी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। और 97th अमेंडमेंट एक्ट से भी अपन ने देख लिया 2011 में क्या हुआ, कोऑपरेटिव बॉडी को फॉर्मेशन स्टेट प्रमोट करेगा। तो ये किसमें चेंज किया गया है, आर्टिकल 43B। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको जरूर याद करिएगा। ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस अलग हैं इनको जरूर याद रखना है, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब देखो 46 क्या है, जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे SC ST उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना। 47 क्या है कि न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाया जाए, सिटीजन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए और पब्लिक हेल्थ को प्रमोट किया जाए। ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 48 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में देखो क्या होगा कि ब्रीड जो है उसे इंप्रूव करें साइंटिफिक लाइंस में, जिससे दूध ज्यादा पैदा हो। और यहीं पर एक प्रोविजन जो गांधी जी के कारण इंट्रोड्यूस हुआ था कि मिल्च और ड्रॉट जो एनिमल्स हैं उनको स्लॉटर से रोका जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 48 अगेन फिर से नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है इन्वायरमेंट के सेफगार्ड से रिलेटेड। एक एक बार इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दैट इज इट, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट यदि अपन 49 की बात करें तो 49 क्या है, जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी रक्षा करना। 50 अपन ने ऑलरेडी कर चुका है कि ज्यूडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना। और 51A क्या होगा, दुनिया भर में पीस और जो है पीस प्रमोट करना ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो सके। दैट इज द बेसिक आइडिया। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो अपन ने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, बट दीस आर सम इंपॉर्टेंट रिकैप्स जो पूछा गया है टाइम टू टाइम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप देखोगे बहुत सारे एडिशन हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अपन एक बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं 1976, व्हेन आई हैड टोल्ड यू, ये इतनी सारी चीजों को अमेंड किया था कि इसे एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, सॉरी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो यहां पर आप देखोगे 39A, 43A, 48A, 48A अभी अपन ने देखा इंप्रूव द इन्वायरमेंट, 43A भी देखा वर्कर्स को मैनेजमेंट में इनकॉर्पोरेट करना, 39A भी अपन ने देखा नेचुरल जो जस्टिस है प्रमोट करना है वीकर सेक्शन और डिसेबल्ड तरीके के लोगों को, और 39 भी अपन ने ऑलरेडी देख चुका है जहां पर अपन ने बात किया था अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट। इसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविजन जो चिल्ड्रन से रिलेटेड था वो 42nd में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा कुछ अदर अमेंडमेंट्स की अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे 86 अपन ने बात की, इसके बाद 97th की बात कर चुके हैं, और 44th में भी एक स्पेसिफिक क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया था जो मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटीज को रिमूव करना आर्टिकल 38 में। इनकम पहले से ही दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इनइक्वालिटीज को स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में भी कम करना कहा गया था। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बेसिकली 3 आपको याद करा दिया मैं, 42nd, 44th, 86 और लास्टली क्या होगा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इन सारे के सारे ये भी अपन ने देख लिया कोऑपरेटिव की बात करता है जिसमें स्टेट को प्रमोट करना है। इस जरिए से अपन ने सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपीस को भी खत्म कर दिया है। डीपीएसपीस में ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको कुछ बेसिक्स आइडिया ऑफ डीपीएसपी पता होना चाहिए। पार्ट 4 में है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला गया है, नॉन जस्टिशिएबल है, और जो 6 या 7 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपन ने 40 की बात करी थी विलेज पंचायत से रिलेटेड में, उसके बाद अपन ने 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी है, 48 एनिमल हस्बेंड्री की बात करी है, 48A है जिसमें अपन ने फिर से मिल्च एनिमल से रिलेटेड बात करी है,
50 जो है जिसमें अपन ने बात करी है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने का, और 51 इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करना। ये सारी फंडामेंटल राइट्स आपको आर्टिकल के साथ याद होनी चाहिए, रेस्ट याद ना भी हो चलेगा। दिस इज द बेसिक आइडिया। इसके अलावा एक 39A भी जरूर याद रखना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है जो अपन ने नालसा वाला किया, उससे लिंक्ड क्वेश्चन आता है। So that's all for this video. Thank you and have a great day.